अस्सलाम वालेकुम जी। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम जरा बात करेंगे एपीसी जो हुई है पाकिस्तान में और पार्टी कॉन्फ्रेंस। उसमें नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया और बड़ी हैरत उस वक्त हुई जब हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब हमें टीवी पे भी नजर आए और लाइव टेलीकास्ट किया गया। ये और बात है कि जहां पर उन्होंने आसिम सलीम बाजवा साहब का जिक्र किया तो वो हिस्सा म्यूट कर दिया गया और उतनी देर हम कुछ सुन नहीं पाए कि वो क्या कह रहे थे। लेकिन खैर हमने वो बाद में सोशल मीडिया पर देख लिया। लेकिन बाकी उनकी जो स्पीच थी वो दिखाई गई, जो बड़ी हैरत की बात है। क्योंकि एक तरफ तो जो मिनिस्टर्स थे वो ये कह रहे थे पीटीआई के कि जी नहीं दिखाया जाएगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो कैमरा जो है वो एक्शन लेगा और उस चैनल के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बाद में ये कहा गया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जी स्पीच दिखाई जाए। तो क्या हुकूमत एक पेज पे नहीं है? ये तो कहा ही जाता है कि फौज के साथ पेज पर है, लेकिन आपस में भी है या नहीं? इसी तरह के और टॉपिक्स लेके हम आज हाजिर हुए हैं और हमें जी ज्वाइन किया है ताहिर गौरा साहब ने। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, वेलकम। सर जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि वो हुई है एपीसी और उसमें नवाज शरीफ साहब का आना जो है वो सब पाकिस्तानी बहुत हैरान है। और जहां तक मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के बगैर तो ये पॉसिबल है नहीं कि वो 2 साल के बाद आए और इतनी लंबी तकरीर करें और उसमें हर किसी को बेतहाशा सुना के जाए। और उनकी बड़ी सॉलिड किस्म की स्पीच एक उन्होंने डिलीवर की है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे ये तकरीर सुनते हुए ना 1988, 1990, 1993 ऑनवर्ड 1997 वो ज़माने याद आ रहे हैं जब पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की म्यूज़िकल चेयर हुई थी ज़िया-उल हक के मरने के बाद। बेनज़ीर पहले बनी थी प्राइम मिनिस्टर, फिर नवाज शरीफ साहब आए। उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने तो आईजीआई के इत्तेहाद से आए और वो मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड थे। फिर जब उनकी छुट्टी कराई गई तो नवाज शरीफ को अंदाज़ा हुआ कि वो जो उनको लाने वाले हैं वो उनको हटाने वाले भी हो सकते थे। और ये जो है ना, ये पाकिस्तान में पता है सबको। लेकिन ये जो बिल्कुल लेटेस्ट सूरत हाल है, नवाज शरीफ की तकरीर एक अरसा बाद इतने वलवले से सुनने का जो मौका मिला और वो लंदन में बैठकर उन्होंने जो ऑफ कोर्स वीडियो लिंक से जो बातचीत की, वो यूं ही लग रहा था कि जैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस की मेज़ के अंदर बैठे हुए उनकी हुकूमत को तोड़ दिया गया। मुझे वो ज़माना याद है जब उनकी दूसरी हुकूमत को तोड़ा गया था, गालिबन पहली हुकूमत को तोड़ा गया था, तो उन्होंने 2 दिन पहले उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान को कहा था ये मेरे बाप के बराबर हैं। और 2 दिन के बाद उन्होंने ये अपनी तकरीर में जुमला इस्तेमाल किया था कि जिनके दांतों से बादाम नहीं टूटते वो हुकूमत तोड़ते हैं। तो वो मतलब नैरेटिव चेंज होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस तकरीर में नई बात क्या है? एक तो ये है कि मियाँ साहब, जैसा कि हम सब अपनी उम्रों के साथ आगे ग्रो होते हैं, बड़े हो जाते हैं और एजिंग शुरू हो जाती है, तो मियाँ साहब ज़ाहिर है अब एक सीजन पॉलिटिशियन हैं। 2 चीज़ों को उनको ज़िंदगी में बहुत तजर्बे हैं, बिजनेस और पॉलिटिक्स के। उन्होंने सारे इन दोनों चीज़ों में उतार चढ़ाव देखे हुए हैं। तो अब वो जब बैठे हैं अपने नए रुख के साथ, तो उनको ये अंदाज़ा था कि भाई ये बातें अब दिल की भी करनी है। अब इस तकरीर में ये बात बार बार की जा रही है, शायद ये इस्टेब्लिशमेंट अब इस तकरीर की ऑनरशिप लेना चाह रही है। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने चलने दिया था इस तकरीर को, हमने इसको इजाज़त दी थी तो हम पीछे हैं। वो ये नहीं, ये एक इम्प्रेशन अब बिल्ट हो रहा है कि भाई हम इसके पीछे हैं, यानी वो अपनी हाकमियत साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने जो बातें की वो शायद इनके पीछे होने से ज़्यादा कुछ और ताकतों के पीछे होने की मुझे निशानदही मिलती है। एक तो पाकिस्तान की इस जो एमेच्योर पॉलिटिकल क़यादत है, मिस्टर कैप्टन इमरान खान की, उनकी साथ जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उन्होंने सऊदी अरब को और अरब स्टेट्स को इग्नोर किया है। तो वो भी लगता है मियाँ साहब के पुराने साथी हैं। मियाँ साहब कोई नए खिलाड़ी तो है नहीं, कोई नया पॉलिटिशियन आके पाकिस्तान में इस तरह का काम करके दिखाए ना, वो पॉसिबल नहीं है। तो मियाँ साहब के वो पुराने साथी हैं, तो वो उनको मेरा ख्याल है मियाँ साहब ने ये अलर्ट किया होगा कि भाई ये बातें करनी है, और वो उन्होंने भी कहा होगा कि या गुड टू डू डैट। दूसरा चीन भी है इसमें।
मियाँ साहब और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो चीन के साथ उनके बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हैं, कारोबारी तल्लुकात रहे हैं, और ये भारत के साथ भी अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं। ये मैं साथ में बात जोड़ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि ये कोई चीन को भारत के खिलाफ यूज करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने तौर पर अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं। ये बात शायद हम आगे जाके करेंगे भारत चीन के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये भी उनके पीछे, क्योंकि अंदर से देखिए आरजू, ये भी बड़े तंग आए हुए हैं चीनी भी, कि उनको जिस तरह पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है, भंबल भूसे में रखा हुआ था पाकिस्तानी इस नई इस्टेब्लिशमेंट की जोड़ी ने, कि भाई उनको भी, चीनियों को समझ नहीं आ रहा कि ये में कहाँ लेके जा रहे हैं। चूंकि ये जोड़ी जो है ना बाजवा और इमरान की, ये वेस्ट को भी खुश करना चाहते हैं, दिखावे के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए चीन हमारा यार है कहना भी चाहते हैं, लेकिन इनफैक्ट चीन का ये जो पूरे का पूरा सी पैक का प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी बुरी तरह मुतासर हुआ था। अच्छा, वेस्ट को भी समझ नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं एक्चुअली, ये हमारे साथ हैं भी कि नहीं है। किसी को भी इस जोड़ी का पता नहीं चल रहा था, सहमा चौर जोड़ी का, कि ये किसके साथ है। ये अपने साथ भी नजर नहीं आते थे। अच्छा, जिस इमाम पर इनको सेलेक्ट किया गया था, इनको लाए गए थे, वो ये था कि ये चंदा शंदा इकट्ठा कर लेते हैं, दावे करते हैं, बड़े मकबूल हैं कि $200 बिलियन ले आएंगे। तो वो कुछ भी नहीं हुआ। अब एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं चल सकती ना, सफ़ेद आती है, वो कैसे चल सकता बगैर पैसों के। पैसा कहीं से आ नहीं रहा, कारोबार तबाह हो रहे हैं, ऊपर से कोविड आ गया। तो फिर जाहिर है यही कारोबारी लोग हैं, नवाज शरीफ हो, मिस्टर जरदारी हो, ये तजर्बाकार लोग हैं, कि इनको अब इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग, कुछ डरे ये सिग्नल दे रहे हैं कि भाई आप आए फिर, चूंकि आपके आने का कोई हमें जवाब भी तो हो ना। आप हमें चार गालियां निकाल लें, वो तो आपको पता है पाकिस्तान का कल्चर है ना, कि जब आपस में फिर बैठते हैं, गिले शिकवे होते हैं, कहते हैं यार जो कहना है कह दे, मुझे कह दे दो बुरे लफ्ज, भाई भाई हैं हम आफ्टर ऑल। अच्छा, ये भी एक कल्चर को समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आरज़ू, जो देखने वाली बात यह है कि मियाँ साहब ने जो बातें की हैं एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, वो एस्टैब्लिशमेंट की वीकनेस भी शो कर रही हैं, उनके अंदर की रिफ्ट भी हमें बता रही हैं कि वो इतनी अंदर से तोड़ फोड़ है कि मियाँ साहब की बातें वो अब सब तमाचे लेने को तैयार है। वो ये कहते हैं मियाँ साहब आ जाओ, फिर अपना सेटअप ले आओ, कह लो जो सानू कहना जे, ठीक है ना जी। तो वो भी एक इंडिकेशन है इसमें से, ये सारी बातें नजर आ रही है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि सिर्फ इस एक बात पे पूरा नैरेटिव बिल्ट है नवाज शरीफ की तकरीर का। नवाज शरीफ अब ये कह रहे हैं कि यार मैं अब तुम्हें दिल की बातें में बताऊंगा, तुम लोगों ने भी बड़ी ज्यादती की है। जाहिर है आप और मैं समझती हैं कि भाई मियाँ साहब भी तो इसी थाली के बैंगन रहे हुए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसी कच्चे जट्टे, वो जो होता है वो जो भी आप एक्सप्रेशन कह लें, मुझे भूल रहा है कुछ एक्सप्रेशन अब अरसा दराज से इन मुल्कों में रहते हुए, लेकिन वो सारे का सारा वो वही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कुछ आप चेंजेस करें। फॉरेन पॉलिसी की उन्होंने बात की, उन्होंने डॉन लीग की बात की, क्या बात नहीं की उन्होंने कहा कि भाई आर्मी के दिफा पे हम खर्च करेंगे, लेकिन आर्मी अपनी हदूद में आए। अब मियाँ नवाज शरीफ इस पोजीशन में हैं इसलिए कि एस्टैब्लिशमेंट बहुत वीक हो चुकी है, इसलिए कि ये इमरान खान साहब का वो सारे का सारा जो गुब्बारा है उसमें से हवा तकरीबन निकल चुकी हुई है। तो अब मियाँ साहब इस कहने की पोजीशन में हैं, और ऊपर से ये है कि इमरान खान अपना पर्सनल ग्रज इस्तेमाल करते हुए उन्हें जेल में नहीं डालेंगे, वो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। और मियाँ साहब, उनकी फैमिली, उनकी जमात, पीपल्स पार्टी, काफ़ी स्ट्रांग लोग हैं, ये बातें कह सकते हैं। ऊपर से फैटफ की तलवार लटक रही है। तो कोई एक बात नहीं है जिस वजह से ये तकरीर हुई है। मियाँ साहब ने फैटफ का भी जिक्र किया, बड़े अच्छे मानों में किया, बड़े अच्छे जुमलों में किया। उन्होंने कहा कि हम अब फैटफ जैसे इदारों के सामने अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे होते हैं, और ऐसी सफाइयाँ पेश करते हैं कि पूरी दुनिया में मजाक का निशान बनते हैं। तो बातें उनकी बहुत वैलिड हैं, और पॉलिटिकल कार्ड्स भी उसमें उन्होंने खेले हैं। और अब ये है कि एस्टैब्लिशमेंट भी बहुत बटी हुई है। कुछ तो अब ये कह रहे हैं कि भाई ये चली गई, कुछ तो चाहते थे कि ऑन एयर चली जाए। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन कुछ हल्के स्टेप। जी, आप लेकिन कुछ कह रही हैं। सर पहले नवाज शरीफ साहब को ये कहा जाता था कि जी आप खलाई मखलूक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आप सीधे सीधे नहीं बोलते। अब उन्होंने सीधा सीधा अटैक कर दिया है। तो अब ये कहते हैं जी ये तो फौज को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने जैसे कहना चाहिए कि आसिम सलीम बाजवा को जो है वो बहुत डिटेल से उनके बारे में बात की, और उन्होंने काफी डिटेल से उनके बारे में बताया। एक चीज और यहाँ पे चल रही है जो मुझे नहीं पता कहाँ तक ठीक है, मगर ये कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो नाराज है कि आसिम सलीम बाजवा के सी पैक में होने से, जब से ये स्कैंडल उनका निकला है ना, ये पिज्जा वगैरह का, तो वो चाइना भी थोड़ा सा यानी
कह रहा है शायद उनको हटाने के लिए, और इधर से नवाज शरीफ साहब ने भी ठीक ठाक सुना दी। तो आपको लग रहा है कि आप इतने वोकल हो गए हैं, हमारी इतनी हिम्मत हो गई है लोगों की कि वो फौज को खुल्लम खुल्ला अगर कुछ गलत होता है तो बोल देते हैं कि भाई ये चीज आपने गलत की है? देखिए, नवाज शरीफ इस पोजीशन में हैं कि वो बोल सकते हैं, हम्म, और जो वो इस संडे को बोले हैं, तो हम्म, वो जाहिर है, मैंने जैसा कि बहुत सारे फैक्टर्स गिनवाए कि उनके पीछे बहुत सारे वो हैं, लोग भी हैं। वो एक हमारे दोस्त गालिबन मुख्तार हुसैन खरल का शेर है, मैं अपने कई शोज में पढ़ता हूँ। शेर कुछ यूं है कि तेरे लहजे में जो अब रद्दो बदल लगता है, इसके पीछे कोई सरगर्म अमल लगता है। हम्म, तो वो जो रद्दो बदल है लहजे में, उसके पीछे सरगर्म अमल बहुत सारे खिलाड़ी हैं। और मियाँ साहब देखिए, खुद भी एक बड़े खिलाड़ी हैं, वो कोई छोटे स्टेक होल्डर नहीं है मियाँ साहब। ठीक है, मियाँ साहब को कुछ लावारिस से हो चुके हुए थे। ये जोड़ी जब से बनी तो वो एस्टेब्लिशमेंट इस जोड़ी को जमाना चाह रही थी। कभी देखें ये क्या हमारे ये जोड़ी हमारे घर में क्या वो दाने लेकर आती है, वो दाने कुछ आए नहीं। तो मियाँ साहब ने ये जो एस्टेब्लिशमेंट पर खुल्लम खुल्ला बातें की, जो आपने अभी सवाल रेज किया कि वो पहले तो खलाई मखलूक कहा करते थे, तो वो खलाई मखलूक पूरी दुनिया को पता था, तो वो मियाँ साहब कभी कभी कह देते थे इनका, अब तो वो पूरी तकरीर ही इनके ऊपर थी कि उन्होंने कहा कि भाई ये है मसला। तो जब इतना मैस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हो चुका हुआ है, तो मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की ग्रीन सिग्नल थी। मियाँ साहब ने कहा, मियाँ साहब ने अपनी पावर भी दिखाई है। देखिए, बात ये 90 में जब आईजीआई की इनकी हुकूमत बनी थी, मैं उस जमाने में बड़ा एक्टिव होता था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, तो हम बड़े बारीक बीनी से देख रहे थे, रिलेटिवली यंग लोग थे, तो हमने देखा कि मियाँ साहब एस्टेब्लिशमेंट के सारे मोहरों को इस्तेमाल करते हुए इकतदार पे आए। जनरल हमीद गुल वो उसके आर्केस्ट्रा के इंचार्ज थे उस जमाने में, ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला, और ये सारे के सारे लोग, और मैं बहुत सारे और नाम ले सकता हूँ लेकिन ना लूँ तो बेहतर है। हमने बहुत करीब से देखा, उन लोगों को डील किया। तो वो जब इनकी हुकूमत को उतारा गया, तो मुझे याद है कि मियाँ साहब के घर में एक गेट टुगेदर थी, तो मैं बहुत सारे लोगों के साथ इतफाक से मैं भी मौजूद था। तो उस वक्त जो प्राइवेट गुफ्तगू हुई, तो उसमें मियाँ साहब को पता चला कि ये क्या भाव बिकती है ये वाली सूरत हाल। तो मियाँ साहब कारोबारी आदमी में कैलकुलेट भी करते हैं। फिर उन्होंने एक और उनकी हुकूमत आई बेनज़ीर के दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, फिर मियाँ साहब को चांस मिला। फिर उसके बाद जो मियाँ साहब के साथ हुई थी, मियाँ साहब को मुकम्मल अंदाज़ा हुआ कि भाई ये इनके साथ जा नहीं सकते हम। फिर जब उनकी हुकूमत अभी रिसेंटली बनी, आखिरी हुकूमत बनी, तो फिर उनको पता चला कि कोई तब्दीली नहीं आ रही, किसी किस्म का कोई यानी नैरेटिव चेंज ही नहीं हो रहा। तो मियाँ साहब अब ये कह रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ इक़्तिदार में, मैं या मेरे साथी पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज के आने में इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ चेंजेस भी आपको लाना होगी। और इस्टेब्लिशमेंट अब इतनी ज्यादा वो जैसी होती है ना कि वो खसियानी बिल्ली बनी हुई है, इतना ज्यादा डिफीट हुआ है उनको, इकोनॉमिक लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल के परसेप्शन पे, कि कहीं वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे ना। वो अरब कंट्रीज अब उनको घास डाल रहे हैं, ना हत्ता कि चीन उनको अहमियत दे रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि अच्छा जी, ये तो हमारी जर्नैलियां नहीं चलेंगी। मियां साहब ने यहां तक कह दिया ना कि जर्नैलों की आमरी है, तो इस तरह की उन्होंने फ्रेजेस भी यूज किए। तो वो जर्नैल भी अब कह रहे हैं कि मियां साहब कह लो जो कहना चाहिए। सही। ठीक है ना जी, वो अब इस सिचुएशन में है कि मियां साहब कह लो जो कहना चाहिए, जिन्नियां जुतियां मारनी है मार लो, ओ निजाम नु बदलिए आ जाओ। लेकिन ये एक मसला है कि वाकई निजाम बदलेगा। लेकिन सर उसमें एक रीजन ये भी लगता है आपको कि क्योंकि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बहुत कमजोर आई है, कोई चीज इनसे हैंडल नहीं हो पाई है जिसके ऊपर ये कह सके कि जी हमें रहने दो। इनके साथ भी उसी तरह के लोग मौजूद हैं जो करप्शन में हैं या जो बाहर चले गए, जैसे जहांगीर तरीन साहब हैं और कई लोग हैं। तो इनको भी जो है ना, ये इतने जो वादे कर कर आए थे, ये जो इन्होंने ख्वाब दिखाए थे लोगों को, जो दावे किए थे, उसमें से कोई भी ये पूरा नहीं कर सके। यहाँ तक कि एक चीज से तो मैं भी एग्री करूंगी मियाँ साहब की, कि वो जो कह रहे थे ना कि कश्मीर का इशू उस हद तक नहीं चला गया था उनके जमाने में जब जहां आज पहुंचा हुआ है, कि बिल्कुल वहां से 370 उन्होंने हटा दिया, जो भी किया, तो वो उनके टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो उसमें भी ये बुरी तरह से नाकाम हुए। लेकिन साथ ही सर जो आर्मी चीफ है, उन्होंने, आपको पता होगा कि एक मुलाकात की है इन पॉलिटिशियंस के साथ, और साथ ही उन्होंने कहा कि जी
आर्मी को आप जो है ना पॉलिटिक्स में ना घसीटे। हालांकि पाकिस्तान वो कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा आर्मी ने ही हुकूमत की है, और फिर वो ये कह रहे हैं कि जी आर्मी को आप ना ड्रैग करें इस बीच में अपनी पॉलिटिक्स के। क्या करेंगे आप? देखिए, आपने बहुत सारी अहम बातें उठाई, अहम सवालात उठाए। पहला जो है कि क्या बुनियादी वजह अपोजिशन की और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ की जो तकरीर है, उसका ये मतलब है कि इमरान खान की हुकूमत वाकई कमज़ोर हो चुकी है। और ज़ाहिर है ये इमरान खान की हुकूमत नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की इनके साथ बहुत ज़्यादा जो मैरिज हुई हुई है इस हुकूमत में। वैसे भी हर हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक वास्ता तो पूरा ही रहता था, लेकिन ये वाकई एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये मुकम्मल फेलियर जो हुकूमत है, इसकी वजह से अब इस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है कि जी, वो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, अब अपोजिशन पार्टीज को कह रही है कि यार कुछ जुतियां मारनी है तो मार लो, अब हो गया, जो जो होना तो हो गया, अब ज़रा चेंज करते हैं। लेकिन चेंज वो निज़ाम में शायद बात नहीं हो रही, अच्छा। चेंज फेसेस की और हुकूमत की फेस की बात हो रही है। नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो निज़ाम की चेंज भी कुछ होगी, पूरी चेंज तो जाहिर है वो भी नहीं कर सकते। दूसरा, आपने जो मसला उठाया कश्मीर का, कि नवाज शरीफ के ज़माने में इस तरह का शायद भारत, अगर नवाज शरीफ होते तो भारत इस तरह का ना करता। खैर ये तो एक डिबेटेबल इशू है, शायद ना करता भारत, ये मैं भी कहता हूँ। इसलिए कि अगर मियाँ नवाज शरीफ को मुकम्मल फ्री हैंड खारजा पॉलिसी पर कश्मीर के मसले पे दिया होता, तो मियाँ साहब बैठ के कुछ चीज़ें सेटल कर चुके होते मोदी साहब के साथ। लेकिन मोदी साहब की पहली सरकार में मोदी साहब ने इतनी जुर्रत करके अपना पॉलिटिकल जो है ना, जो होता है जर्नी, उसको रिस्क में डाल के पाकिस्तान का अनऑफिशियल दौरा किया था। तो ये तो मोदी साहब का हैट्स ऑफ है कि वो ये पीस चाहते थे कि भाई बैठ जाओ। लेकिन मोदी साहब को उसके बाद अंदाजा हुआ कि फौरी तौर पर उसके बाद पठानकोट का अटैक हुआ, उसके बाद वो एक और अटैक हुआ, मुझे भूल रहा है, याद आ जाएगा। खैर एनी हाउ, तो मोदी साहब वो कोई कांग्रेसों की सरकारों की तरह नहीं थे कि अटैक होने दें। दो अटैक उन्होंने देखे, उन्होंने कहा इनफ इज इनफ। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट है, वहां पे भारत में सीन पार्ट है। तो एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35A शायद फिर भी हो जाता। ये मैं क्या आपको बता रहा हूं कि मोदी साहब इज अ डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो इनके साथ बैठ के कम से कम कुछ बातचीत हो जाती भारत के साथ। जैसा कि आप देखिए मुशर्रफ के ज़माने में, इवन मुशर्रफ डिक्टेटर था, मुझे कतन पसंद नहीं है, लेकिन उसको भी इस हकीकत का अंदाज़ा था। मुशर्रफ के ज़माने में वाजपेयी के साथ और इस तरह की कुछ चीज़ें हुई कि जी आप दोनों तरफ कश्मीरी आ जा सकेंगे, वीज़े ओपन हुए, गुड्स का आना जाना शुरू हुआ, और यहाँ तक का एक अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई हम इधर गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंस बना लेते हैं ताकि आपको जवाज़ मिल जाए कि आप यूनियन टेरिटरी बना लें। अच्छा, उस वक्त आर्मी के अंदर कुछ ग्रोह बिल्कुल हक में नहीं थे, और मुशर्रफ साहब को जाता भी इसी चक्कर में किया, और फिर कारगिल का मैस हो गया। कारगिल के मैस में मैं नहीं समझता कि सिर्फ मुशर्रफ ही इन्वॉल्व था, वो मेरा ख्याल है मुशर्रफ को साइड लाइन करने के लिए बाकी आर्मी ने ये काम किया था। मुशर्रफ इस मामले में उसको समझ थी कि भाई हम आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, नो वेयर कि हम इंडियन आर्मी का, इंडियन रिसोर्सेज का मुकाबला कर सकें, तो वो अपनी जान छुड़ाना चाह रहे थे उसमें। ये एक अच्छी बात थी उनके डिक्टेटोरियल गंदी बातों के बावजूद, मैं ये अच्छी बात समझता हूँ। लेकिन वो उन्होंने अपने अपने ही जर्नैल को, अपने ही एक डिक्टेटर को खुडे लाइन लगा दिया। अच्छा, जब मियाँ साहब ने ये हरकतें शुरू की कि भाई ठीक है हम बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चूंकि कारगिल का वाकया तो ज़रा पुरानी बात थी, मियाँ साहब ने तो अभी अपनी लास्ट गवर्नमेंट में ये किया कि लेकिन जी जी प्लीज। चाहे उड़ी का वाकया हो या पठानकोट का हो हाँ, या उड़ी आपने हो, याद दिलाया, अच्छा। उस पर वो पाकिस्तान तो इनकार करता है उसे, कहता हमने नहीं किया। पाकिस्तान तो हर चीज़ से इनकार करता है ना। पाकिस्तान का इनकार क्या मैटर करता है दुनिया के लिए? पाकिस्तान पुलवामा से भी अटैक करेगा, वो से इनकार करेगा, बम्बई से भी इनकार है, कभी कोई मानना है? वो हाफिज सईद से भी इनकार है, दाऊद इब्राहिम से भी इनकार है। तो पाकिस्तान के इनकार की वही हैसियत है कि जो एक बच्चा बैठा पहाड़ी में कहता है कि जी शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, सबको डराने के लिए। शेर कोई नहीं आया, और एक दिन शेर आ जाता है सच्ची में। तो सही। अब पाकिस्तान को वही फेस करना पड़ा है कि सच्ची में शेर आ गया हुआ है। वो मोदी साहब बैठ गए हैं वहां पे, ठीक है नहीं? तो वो मैटर नहीं करता, पाकिस्तान के इनकार मैटर नहीं करते। वो पाकिस्तान के इनकार पाकिस्तानियों के लिए मैटर नहीं करते, सिर्फ बूटों की पॉलिश करने वालों के लिए मैटर करते हैं। लेकिन और जी, लेकिन तारिक साहब, ये सब कुछ करके फायदा क्या हुआ है? अगर अगर किया है पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान ने क्या गेन किया इन सब हरकतों से?
देखिए वो ये उड़ी और इस तरह के जो वाकयात हैं वो ये है कि भारत के साथ जो लव अफेयर है ना पाकिस्तान की आर्मी का, कोट अनकोट, वो बड़ा मजेदार किस्म का है। क्योंकि इनकी एग्जिस्टेंस, इनका फायदा, आपने पूछा, इनका फायदा इसमें है कि अगर कश्मीर का मसला हल हो गया, पुरअमन हल हो गया, भारत के साथ ये मसाइल हल हो गए, तो फिर आपको पाकिस्तान आर्मी की ये तादाद तो नहीं चाहिए ना। तो फिर ये जर्नैलों के अल्लल्ले तलल्ले, यहाँ कनाडा में 5-5 मिलियन डॉलर्स की इनकी कोठियां हैं पड़ी हुई, और बहुत सारे स्कैंडल्स आते रहे हैं, कोई जजीरे खरीद लेते हैं। ये फिर कैसे होगा? असला कैसे बाय करेंगे? किक बैग्स कैसे आएंगी? ये निज़ाम पूरे का पूरा कैसे चलेगा? अच्छा, आर्मी का सिर्फ मसला भारत के साथ ऑब्सेशन का नहीं है। जितनी बड़ी पावरफुल पाकिस्तान की आर्मी होगी, उतना ही उसका होल्ड पाकिस्तान के अंदर तमाम इंस्टीट्यूशंस पर होगा। ये एक बहुत उससे बड़ा मसला है। फतह तो ये कर नहीं सकते, फतह तो ये अफगानिस्तान को भी अब नहीं कर सकते। भारत तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी भी शाह महमूद कुरैशी जैसे पपेट जो है वो कह देते हैं कि हम वो श्रीनगर की मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे। तो आई जस्ट गेट लॉस्ट एंड शॉक्ड, बोट के ये क्या कह रहा है आदमी। ये जो पीर है मुरीदों के टके टके इकट्ठे करने वाला, ये क्या ये बातें कर रहा है? ठीक है ना जी, कि इसको ये पता नहीं कि ये तो अब अफगानिस्तान में इस पोजीशन में नहीं है कि बैठ के डिक्टेट कर सकें। भारत तो दूर की बात है, ये तो नेपाल में अपनी नहीं चला सकते। अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल पीपल है। बस इनका फायदा बहुत ही वो है, एक हमारा पंजाबी का मुसलमानी एक्सप्रेशन है कि अपनी बोटी के लिए पूरे बकरे को जबा कर देना। ये अपनी अच्छी सी रान के लिए पूरी रियासत को ज़िबा कर रहे हैं, और मियाँ साहब ने ये बातें कह दी इस तकरीर में। तो अब जो चेंजेस तो आएंगी ही ऑफ कोर्स। ये आपका ये हैंडसम जिसको आप अक्सर ट्विटर पे कहती हैं मिस्टर हैंडसम, तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि इसकी हैंडसमी तो सबने देख ली कि उसका तो भाई कुछ नहीं आया गया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये तो छुट्टी होगी इसकी। जो लाए हैं वही लेकर जाएंगे वापस इसको, चाहे चले 1-2 साल और रह ले। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं करता 2-3 साल इनकी जो है सुल्तानियत रियासत मदीना वाले की, वो अफोर्ड ही नहीं करते। 2 साल में आपकी इकॉनमी का, आपके इंस्टीट्यूशंस का इतना बुरा हाल हो गया है। तो अब ये क्वेश्चन मार्क है सबके लिए कि इनकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी। इमरान खान की किस तरह इनकी गर्दन को सेव करके बाहर लेकर जाएंगे, किस तरह इसको हीरो बनाएंगे कि यार चले जी मेरे साथ भी ज्यादती हुई, और किस तरह फिर दोबारा आएंगे। लेकिन इमरान खान इज ऑलमोस्ट डन। सर -1 लग रहा है आपको कि पूरी पार्लियामेंट जाएगी या -1 होगा? ये जो -1 का ही पाकिस्तान में अरसा दराज से फार्मूला चल रहा है, क्योंकि जो पार्लियामेंट होती है वो तो ऑन बोर्ड होती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ पहले ही। देखिए ना, बहुत सारे लोग हैं, आप और मैं जानती हैं, हम जानते हैं कि ये कभी पहले नवाज शरीफ साहब के साथ होते थे, कभी ये पहले पीपल्स पार्टी के साथ होते थे, कभी ये दोनों के साथ भी होते थे। तो अब ये तीसरों के साथ आ गए हैं, यानी इसके साथ आ गए हैं। तो बहुत सारे लोग, शेख रशीद, ये वो सब ढोल अपने अपने बजाते रहेंगे, और कुछ के लिए, जैसे शेख रशीद का नाम मेरे मुंह से निकल गया, मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने इतनी एक भांडपना किया हुआ है सबके खिलाफ कि वो फिर अपनी, जाहिर है आप ये भी जरा सोचिए ना, एक ऑपोजिशन पार्टी भी तो चाहिए होगी ना एस्टेब्लिशमेंट को। बिल्कुल ठीक है ना, तो वो फिर शेख रशीद, इमरान खान पहले भी तो अपोजिशन में होते थे ना, तो ये अपोजिशन में आ जाएंगे। सर शेख रशीद से मुझे याद आ रहा था कि वो पहले तो उन्होंने पाव पाव के बम कहे थे ना, एटम बम बनाया, वो मार रहे थे इंडिया में। उसके बाद उन्होंने एक और बम निकाला था जिसे वो कह रहे थे सिर्फ हिंदू हिट होंगे और मुसलमान उसमें बच जाएंगे। उस पर भी उनकी बड़ी क्लास हुई थी। लेकिन अगर आपको याद हो सर, तो इमरान खान और शेख रशीद किसी टॉक शो में बैठे हुए थे, इलेक्शन से काफी पहले का है, और उसमें वो कह रहे हैं मैं शेख रशीद जैसे को चपड़ासी ना रखूं अपना। तो वो भी बहुत चला था, मेरे ख्याल है आमिर साहब का शो था। और तो इसका मतलब है कि सर पॉलिटिक्स में तो सब चलता है कि मतलब कुछ भी कह दिया और फिर साथ बैठ गए। देखिए, सच्ची बात यह है कि आई हैव टू बी फेयर हियर, ये सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में सब कुछ चलता है। हम इस तरह का मैसी काम कभी कभी यहाँ इवन कनाडा जैसे कंट्री में भी देख लेते हैं, लेकिन खैर कम होता है। पाकिस्तान में तो खैर हद ही है ना। तो ये जो पाकिस्तान में मसखरापन है, जो एंटरटेनमेंट है पॉलिटिक्स की, वो तो अपनी हाइट्स पे होती है ना। तो वो आपको मसखरे तो चाहिए होते हैं। अच्छा, शेख रशीद के बारे में मैंने पिछले आपके शो में कहा था कि शेख रशीद के बारे में भी मुझे फेयर होना है। वो सिर्फ मस्करे नहीं है, वो भी दिखाने के लिए मस्करे हैं। हाथी के दांत दिखाने का और खाने के और हैं। वो भी इनफैक्ट जब कभी बातचीत करते हैं सीरियस तरीके से, तो उनको भी इनसाइड पता है, पूरी की पूरी कहानियों का पता है। तो अब उनका रोल ही यही है, तो आप उनके रोल पे तो ना जाएं।
उनका जो अंदर है, जो उनका मन है, वो उसको भी आप और मैं समझे कि वो भी बहुत जहादीदा आदमी है, समझते हैं। तो बहरहाल ये सब लोग वो हैं जो अपोजिशन फिर बनेगी, अपोजिशन में चाहिए होंगे। अब ये नया सेटअप में कोई इलेक्शन ही सारे कॉल करेंगे ना, तो इलेक्शन जब कॉल करेंगे तो वो तभी आएंगे ये लोग, या अब पता नहीं एस्टेब्लिशमेंट का कौन सा पलड़ा भारी होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, ये बात मेरी याद रखी है कि ये सब तो मोहरे चल रहे हैं, अंदर ही अंदर मुख्तलिफ रिफ्ट्स चल रही हैं। अब आने वाले दिनों महीनों में कौन सा पलड़ा भारी होता है, उसके बाद ये नई सूरत हाल डेवलप हो गई। चूंकि इंटरनेशनल चीज़ें भी चेंज हो रही हैं। अभी तो सदर ट्रंप के इलेक्शन के बाद ये री इलेक्ट होते हैं या नहीं होते, मेरी ज़ाती राय में ये री इलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर नहीं भी होते तो अमेरिका में कुछ तो कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियां आएंगी, तो उसके बाद दुनिया के बड़े फैसले होंगे। सिर्फ अमेरिका रिजल्ट्स आएंगे, वो अमेरिका में नए डिसीजन नहीं आएंगे, पूरी दुनिया में इसके असरात पड़ेंगे। सही। तो वो इसके बाद मेरा ख्याल है कुछ तब्दीलियां आएंगी, चूंकि अरब भी अपनी आंखें रखे हुए हैं अमेरिका के इलेक्शंस पर, पूरी दुनिया रखे हुए है। बिल्कुल जाहिर है सर, सबसे बड़ी कंट्री वही है, वर्ल्ड पावर है तो। लेकिन सर अगर इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ही दोबारा जीत जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनका जी तो हमेशा से शुरू से मतलब इंडिया के लिए, इंडिया के साथ उनके टर्म्स ज्यादा बेहतर रहे पाकिस्तान के मुकाबले में। हमेशा उन्होंने इंडिया को आगे रखा है। तो और इंडिया को ये प्रॉब्लम बार बार देखने में आती है कि सी पैक से बहुत प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं कि जी सी पैक बन रहा है तो चाइना जो है वो कब्जा करता जा रहा है जमीन पे और हम चाइना के गुलाम बनते जा रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली ये डिफरेंस तो है कि अगर चाइना हमके साथ कोई काम करे तो बिजनेस कर रहा है, जबकि हम उससे लोन लेते चले जा रहे हैं। तो ये दो डिफरेंस हैं कि लोन लेने में और बिजनेस करने में फर्क होता है। ये और बात है कि हम उनके मीडिया पे जाके बड़े धड़ल्ले से बोल देते हैं कि जी हम तो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि इसी तरह से अगर काम होता रहा तो हम एक तरह से चाइना के कोई गुलाम से बन जाएंगे। और दूसरा ये कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आ गए तो वो तो जाहिर है ज्यादा इंडिया को ही फेवर करेंगे। तो उस वक्त पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अमेरिका के इलेक्शन के बाद अगर दूसरी पार्टी भी हुकूमत में आई, डेमोक्रेट्स भी हुकूमत में आए, जो बाइडन भी आए, तो भी उनके इंडिया के साथ तल्लुकात 19-20 के फ़र्क के साथ ऐसे ही अच्छे रहेंगे। ये मैं आपको वाज़े तौर पर बता रहा हूँ, हमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। चूँकि सिर्फ इसमें चेहरे बदलने से पॉलिसी नहीं बदलेगी, वो ऑलरेडी पॉलिसी अलाइंड है, उसमें क्वाड भी शामिल है, उसमें सिर्फ चाइना और इंडिया और यूएसए के तल्लुकात ही शामिल नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जो हमारी भारतीय कम्युनिटी है, जितनी वेल इस्टेब्लिश है यूएसए में, चाहे कोई भी सरकार आए, इन दोनों में से किसी की आनी है ना, तो वो उधर ही जाएंगे। और दूसरा प्रिंसिपल्स पे भी जो है अगर बात की जाए तो अमेरिका का स्टैंड भारत के साथ ही बनेगा। और क्वाड ऑलरेडी चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, साउथ चाइना सी है, इधर हिमालय है, वो है। इवन चाइना का आपने आज ही खबर सुनी होगी कि चाइना और भारत दोनों ने मिलके, इंडिया और चाइना दोनों ने मिलके आज एक स्टेटमेंट भी जारी की है कि हम अपनी ट्रूप्स और नहीं भेजेंगे हिमालय पे। वो उनकी भी बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है और मसल्स एक दूसरे को दिखाने का भी चल रहा है, क्योंकि दोनों कंट्रीज बड़े कंट्रीज हैं। उनको भी पता है कि इतनी बड़ी कन्फ्रंटेशन में आना, मतलब भारत वो भारत नहीं है 62 वाला। अच्छा, इतनी बड़ी कन्फ्रंटेशन में आने में भारत से ज्यादा इस वक्त चीन को नुकसान होगा, और चीन को पता है, इस बात का एहसास हो रहा है। लेकिन इतनी बड़ी जब हाथी होती हैं तो वो फिर उनकी हरकत, जो मूवमेंट्स जो होती है, बड़ी स्लोली होती हैं, और जब होती हैं फिर रोकना भी मुश्किल होता है। ये भी याद रखें, जैसे एक पहाड़ से ऊपर भारी पत्थर को लुढ़काना नीचे बहुत मुश्किल होता है, जब वो लुढ़क जाए नीचे तो उसको रोकना भी फिर नामुमकिन हो जाता है। तो ये वाली कैफियत है। चाइना इंडिया के तल्लुकात हों, चाइना यूएसए की टेंशन हो, तो ये ऐसे है। अब यूएसए की भी जो वार्निंग्स हैं, जैसे सदर ट्रंप ने कल ही यूएनओ में बहुत ज़्यादा लताड़ा है चाइना को, तो उसमें सिर्फ वो चाइना के लिए मैसेज नहीं है, वो उनका एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा भी है। सदर ट्रंप इस सख्त नैरेटिव से अपना इलेक्शन जीतना चाहते हैं। एक तो ये भी बात ज़हन में रखें। दूसरा, चाइना को वो कितना टफ टाइम देंगे, वो अब चाइना पे भी डिपेंड करता है कि चाइना कितना बदलता है, और वो हमें बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना बेसिकली एक इकोनॉमिक एम्पायर बना हुआ है, और वो यूएस से और इंडिया
की मुखालफत करके उसकी ये इकोनॉमिक एम्पायर नहीं रहेगी। ये मैं बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान को आप भूल जाइए, पाकिस्तान बीच में है या नहीं है, डजेंट मैटर फ्रैंकली। तो ये तब्दीलियां वो है। पाकिस्तान को अपने तौर पर बदलना है, अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए। अब पाकिस्तान की फ्रैंकली ये कोशिश थी इस जोड़ी की भी कि भाई वो चीन के हम मुकम्मल तौर पर हम गोद में ना जाएं, चूंकि आपने अपने सवाल में ये भी जिक्र किया कि कहीं गुलाम ही ना बन जाए, ये आपने एक सवाल उठाया। तो पाकिस्तान खुद इस परेशानी को फेस कर रहा है, पाकिस्तानी सोसाइटी भी फेस कर रही है, आप लोग वहाँ रहने वाले भी फेस कर रहे हैं। ज़मीन पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको बता रही है कि चाइनीज़ कंपनियाँ जो वहाँ पे आई हैं किस तरह मज़दूरों से, पाकिस्तानी मज़दूरों से, पाकिस्तानी लोगों से वो बिहेव करती हैं। वो दे जस्ट ट्रीट देम एज सर्वेंट्स। तो ये एग्जाम्पल पहले ही वहाँ पे सेट होती जा रही है। तो जिससे आप सब लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए परेशान हैं, अगर आप जनता आवाम परेशान है तो गवर्नमेंट को भी इस बात का पता है कि जब इमरान खान वहां जाएं या शाह महमूद कुरैशी जाएं तो उनसे किस टोन में चाइनीज बात करते हैं। तो उनको भी वही टोन फेस करना पड़ती है जो टोन आवाम, आप एज पब्लिक और पीपल फेस कर रहे हैं। तो वो भी इस कोशिश में थे, ये जोड़ी जो सदा नहीं रह सकती, इमरान और बाजवा की, ये भी इस कोशिश में थी जोड़ी कि हम किसी तरह से चाइना के मुकम्मल चुंगल में ना आए। लेकिन इनको भी पता चल गया कि पॉसिबल नहीं है, हम चाइना के चुंगल में आएंगे, वेस्ट नहीं खुश, अरब नहीं खुश, आएंगे तो। और मियाँ साहब और शहबाज शरीफ साहब की ख़ास तौर पर, और इवन जरदारी साहब के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, इन्होंने अच्छा मिल के कारोबार भी किया है। और वी अंडरस्टैंड, मैं उसको नेगेटिवली नहीं कह रहा। ज़ाहिर है हुकूमतों के बड़े जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, और इस तरह के मुल्क के, जिस तरह का पाकिस्तान का मुल्क है जहाँ बहुत सारे मसाइल, करप्शन है, तो वहाँ कारोबार भी करते हैं ये बड़े बड़े स्टेक होल्डर आपस में। लेकिन इसके बावजूद ये इतने समझदार हैं कि ये अमेरिकन या इवन इंडियंस को भी ये ऑफेंड नहीं करेंगे। नवाज शरीफ और इवन आसिफ जरदारी भी स्टेटमेंट की हद तक बात करते हैं कि कश्मीर हमारा है, लेके रहेंगे, ये इस तरह की स्टेटमेंट चली जाएगी। लेकिन दे वुड नॉट मीन दैट, चूंकि वो अपनी ग्राउंड रियलिटी से दूर नहीं जाएंगे। इमरान खान चूंकि पप्पू किस्म के वो हैं, पपेट हैं, पप्पू किस्म के पपेट हैं, इनको तो कुछ समझ ही नहीं है ना। बिल्कुल सैडली आई एम सो डिसअपॉइंटेड एंड मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज आर डिसअपॉइंटेड। ये इस तरह की बातें करते रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी ग्राउंड रियलिटीज़ को समझने के बावजूद करते रहेंगे। उनका ये ख्याल है कि ये हम मांत्रा कहेंगे तो शायद हम इक़्तिदार में रहेंगे। तो शाह महमूद कुरैशी तो शायद कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट आए पीपल्स पार्टी की, तो फिर कहीं ना कहीं फिट इन हो जाए। तो इमरान खान तो कहीं किसी और पार्टी में फिट इन भी नहीं होंगे। तो ये एक अलग बहस है कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा आने वाले दिनों में। लेकिन सर आपको लग रहा है कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो बिल्कुल एक तरह से फेल हो गई है इस हुकूमत में? क्योंकि कहीं पे भी कभी हमने इस तरह का रवैया देखा नहीं। जो आजकल अगर ये कहीं जाते भी हैं तो कोई इन्हें रिसीव करने नहीं आता, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो। लेकिन इसके साथ ही सर आज जो है वो एक लाइन ऑफ कंट्रोल पे फिर जो है वो दो सिपाही हमारे जो है वो शहीद हुए हैं, जो क्रॉस फायरिंग में जैसे होता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? सालों हो गए इसी तरह से। और ये अफसोस की बात ये होती है कि सब बेचारे जो नीचे के कहना चाहिए उस पे ग्रेड पे जो सिपाही होते हैं वो मारे जाते हैं। जो बड़े वो तो आपको पता है कि वो तो ऐश कर रहे हैं, उनके तो उन्होंने फ्रेंचाइज ले रही है पिज्जा की, एक नहीं कई सौ, तो वो तो ऐश कर रहे हैं। लेकिन इन बेचारों को क्यों हम शहीद होने के लिए, क्यों मरने के लिए हम बॉर्डर पे खड़ा करते हैं? क्यों नहीं हम कोई ऐसी पॉलिसी बनाते जैसे चाइना के साथ है इंडिया की, कि जी फायरिंग नहीं होगी, ऐसे हाथापाई होनी है तो हो जाए। क्योंकि दोनों तरफ के लोग जो हैं, चाहे भारत के हों चाहे इंडिया के पाकिस्तान के हों, अगर इस तरह से कोई लोग मरते हैं तो उनके घर वाले भी होते हैं। ये कह देना तो बहुत आसान है कि जी वो तो जन्नत में चले गए और वो तो जी मुल्क के लिए कुर्बान हो गए। ये बोलना आसान है उन लोगों के लिए जो टीवी पे देख रहे हैं या जो जिनके साथ नहीं गुजरी। वजह इसके कि जिन लोगों के साथ गुजरी होती है, घर में एक किसी की, वैसे किसी को हम बीमार देखते हैं हमारी आंखों के सामने चला जाए तो कितना इंसान डिस्टर्ब हो जाता है ना। कि एक हट्टा कट्टा इंसान जो है वो बॉर्डर पे गया और फिर उसकी इस तरह की खबर है। मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ, इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी, कि दोनों तरफ एक ही जैसे लोग रहते हैं। ये और बात है कि इधर दूसरा मुल्क बन गया और कुछ लोग इधर आ गए, लेकिन हैं तो एक ही तरह के।
तो ये चीज क्यों नहीं सर हम स्टैब्लिश कर पा रहे कि यहाँ पे भी चाइना की तरह जो है वो फायरिंग ना हो, गोलाबारी ना हो, हाथापाई करके लड़ भड़ के साइड पर हो जाए। देखिए, आपने दो तीन बातें की। एक तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो ओवरऑल है, जिससे फेलियर नज़र आता है, जिससे ये दुनिया में कहीं पर भी इनकी अब आवाज़ नहीं रही, इनके तमाम तर दावे करने के बावजूद। शाह महमूद कुरैशी के ये बार बार जैसे कहते हैं मजाका खेज़ क्लेम के बावजूद कि हमने इंडिया को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया है, तो ये असल में अपना नाम बताना चाह रहे होते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि हम अपना नाम लेने की बजाय इंडिया लगा दें, चूँकि ये सौदा शायद थोड़ा बहुत बिक जाएगा, तो वो बेचने के लिए कर रहे हैं। और वो तो वाकई मैं ये समझता हूँ कि ये जो खारजा पॉलिसी है, ये इसमें शाह महमूद कुरैशी वो आर्मी का ही हिस्सा है। इमरान खान साहब आर्मी का उस तरह का हिस्सा नहीं है जिस तरह शाह महमूद कुरैशी हैं। वो तो बड़े सीजन पुराने आर्मी के वो जिसे कहते हैं ना, उन्हीं की पेज पे हैं। ये इमरान खान तो ऐसे ही वो जो क्रिकेट में ये फर्स्ट क्लास खिलाड़ी थे, पॉलिटिक्स में ही रेलू कट्टे हैं, पॉलिटिक्स में ये 12वें खिलाड़ी हैं, कि ये तो उसके तौर पर यूज़ हो रहे हैं। तो ये खारजा पॉलिसी इनकी तो बनी हुई नहीं। खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की, नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि उन जैसे सीजन पॉलिटिशियंस के ज़माने में वो अपनी खारजा पॉलिसी लाने की बात करते थे तो डॉन लीक्स हो जाता था। तो ये इस बार की जो खारजा पॉलिसी है, ये एस्टेब्लिशमेंट के उन कुछ जर्नैलों की और ज़्यादातर नीचे के मेजरों तक की बनी हुई है, जो उनका एक एक्सपेरिमेंट हुआ है कि जी वो जो जज्बाती नहीं है, जिन्होंने प्लाट भी लिए हुए हैं, और वो मतलब जहादी जज्बा भी है, और साथ साथ ज़िंदगी की रंगीनियाँ भी साथ साथ चलती हैं, ये वो पूरे के पूरे लोग हैं। इन्होंने ये सोचा कि ज़रा सऊदी अरब को ज़रा कहते हैं कि भाई हम आंखें दिखाते हैं। तो सऊदी अरब ने तो आंखें नहीं दिखाई इनको तो सिर्फ यही की कहा पैसे वापस करो भाई। जो इनकी औकात थी ना, उनको कहा कि रिटर्न आर लोन, सिंपल एज दैट। ठीक है। तो वो इस तरह की भी खबरें हैं, र्यूमर्स हैं, कई लोग इसके वेरीफाई करते हैं कि जब इमरान खान एक दफ़ा अमेरिका गए थे, इन्होंने एक स्टेडियम में जलसा किया था, तो सऊदी त्यारा उधार लेके गए थे। तो वो सुना है कि वो वापस उन्होंने बुलवा दिया। तो वो हमारे इधर कनाडा में मॉन्ट्रियल तक त्यारा आया था, अमेरिका छोड़ के। तो सऊदियों ने अपसेट उन्होंने कहा वापस इसको ऑफलोड करो। ये फिर किसी और त्यारे पे बैठ के आया था। इस तरह की भी र्यूमर्स हैं जो कहते हैं लोग कि सच्ची है। तो वो मतलब इतने पावरफुल हैं इनके मुकाबले में सऊदीज और जो उनके एलाइड अरब गल्फ स्टेट्स हैं। तो दे डोंट केयर, दे गिव डैम। इनकी खारजा पॉलिसी, इन्होंने तजर्बा किया कि हम जरा तजर्बा करें, जैसे तजर्बा किया था ना इमरान खान को लाने का कि तो $200 बिलियन लाएगा, वो $200 मिलियन भी नहीं आए, तो वो फेल हुआ। फिर हम अब आते हैं, यही ज़ाहिर फॉरेन पॉलिसी की वजह से कश्मीर का मसला हुआ। ठीक है। अब आपने एक नुक्ता उठाया कि भाई कई सालों से, गालबन 60-50 सालों से कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे इसी तरह की सीज़ फायर के बावजूद भी वो होती हैं, झड़पें होती हैं, उसमें बेचारे दोनों तरफ के गरीब जो फौजी हैं, जो सिपाही हैं, वो मारे जाते हैं, उनकी फैमिलीज़ को कितना बड़ा ट्रॉमा होता है। इसी तरह बॉर्डर्स के आसपास रहने वाले आम लोग भी बेचारे मारे जाते हैं, कितना ट्रॉमा उसमें। अब आप मुझे ये बताइए कि फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के अरसा दराज से जो रही है, कभी इंडिया के साथ कई गिले पाकिस्तानी कर सकते हैं, कभी इंडिया ने तो कोई टेररिस्ट नहीं कभी भेजे ना, ये तो हमेशा यहाँ से ही जाते हैं ना। ठीक है। अभी भी जो एब्रोगेशन आर्टिकल 370 35A के ख़त्म हो जाने के बाद भी ये पूरी कोशिशें तो करते रहते हैं, चूंकि इनकी जस्टिफिकेशन ही पाकिस्तानी आर्मी की इस बात पे है कि हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में गोले फेंकें, बंदे 4 भेज दें। तो अब इन्होंने ये कारोबार जहादी तंजीमों को इतने सालों से किया हुआ। फैटिफ तो इंडिया का इदारा नहीं है ना। फैटिफ पे जो ये ग्रे लिस्ट में है, जो पाबंदियां हैं, वो कश्मीर जहाज से जुड़ी हुई है ना, मेनली तो ज़्यादातर। अच्छा, वो वहाँ पे है। तो ये अगर बंद कर दें तो इंडिया की तरफ से भी गोला नहीं आएगा। ये अपने पहले गोले फेंकने बंद करें ना, जो पहल करता है वो बंद करें ना, गोले फेंकने। तो ये पहल करना बंद कर दें, मैं आपको दावे से कहता हूँ वहां से गोले नहीं आएंगे। ये तो कहते हैं कि इंडिया फेंक रहे हैं, ये तो उनका नाम लगाते हैं। अब इनका जो स्टेट ऑफ डिनाइल है, वो जो ना है इनकी कि हमने टेररिस्ट अटैक नहीं कराए, बम्बे में हम नहीं है, उड़ी में नहीं है, हम उधर नहीं है, हम कश्मीर से बंदे नहीं भेजते, तो वो ना इनके अलावा अगर दुनिया का कोई कंट्री मानता हो ढंग का कंट्री, तो मुझे बात बता दें। चले मेरी बात को भी छोड़े, आप अपनी बात को भी छोड़े, किसी अरब मुल्क से मनवा लें बात। लेकिन सर एक चीज और, इमरान खान साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कहा करते थे
कि यूरोप में जो है, क्योंकि आप जाहिर आप कनाडा में रहते हैं, आपने यूरोप भी देखा होगा कि वहां पे तो जी अगर जरा सा कोई इल्जाम लग जाए किसी के ऊपर, जरा सा स्कैंडल बन जाए किसी मिनिस्टर के ऊपर या किसी के ऊपर, किसी के भी ऊपर, तो वो रिजाइन कर देता है जब तक कि वो क्लियर ना हो जाए उसमें से। तो आसिम सलीम बाजवा के ऊपर इतना मतलब बड़ा स्कैंडल बना और सब कुछ हुआ, उसके बाद वो उसी तरीके से सीपैक में है, उसी तरह तरीके से वो उनके एडवाइजर भी लगे हुए हैं। उन्होंने एक दिखावे के लिए रेजिग्नेशन दिया भी, जो प्राइम मिनिस्टर ने रिजेक्ट कर दिया। ना उस पर नैब कुछ बोला है, ना किसी अदालत ने कोई एक्शन लिया है। तो क्या लग रहा है आपको कि ये कभी हिम्मत हो पाएगी इन लोगों की? आपने बात की, इमरान खान ने कोट किया था कि वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप में कोई ज़रा सा भी किसी पे इल्ज़ाम लगे तो कर देता है। अब लगता है वो पाकिस्तान से, वेस्टर्न कंट्री के कई पॉलिटिशियंस भी ये सीख रहे हैं। हमारे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर साहब अभी हाल ही में इतना बड़ा उन पे इल्ज़ाम लगा, उन्होंने सिर्फ सॉरी कहा, रिज़ाइन नहीं किया, तमाम तर मुतालबे करने के बावजूद। वो भी पप्पू कैटेगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं, जस्टिन ट्रूडो साहब, उन्होंने भी नहीं रिज़ाइन दिया। वहाँ से कुछ कुछ हवा इधर आ रही है वैसे, लेकिन अब पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, लेकिन अभी खुदा का शुक्र है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा नहीं हो रहा। हमारा अपना टैग टीवी का बहुत ही छोटा सा स्टूडियो इंग्लैंड में है, वहाँ आना जाना बहुत रहता था, कोविड की वजह से नहीं हो रहा, तो हम बहुत करीब से बैठ के देखते थे चीज़ों को। वहाँ पे भी हर महीने या दूसरे महीने ज़रूर होते थे। तो वो वहाँ पे बहरहाल अभी भी खुदा की कोई शर्म लिहाज है। पाकिस्तान में तो इमरान खान साहब की जितनी ये स्टेटमेंट्स हैं, या जो जितने इनके नारे और दावे हैं, इनकी तहरीके इंसाफ के, इनके जस्टिस पार्टी के, वो सारे के सारे झूठे, खोखले हैं। ये बात अभी आपने जो सवाल उठाया, उसी सवाल के जवाब के आड़ में साबित हो जाता है कि मतलब आसिम बाजवा के खिलाफ जो एलिगेशन इतने बड़े बड़े आए भाई, वो उनको इस्तीफा दे देते। इस्तीफा अच्छा उन्होंने अपने दिया भी इनको, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। और इमरान खान साहब ने कहा नो नो नो, आपका इस्तीफा हमें काबिल कबूल नहीं है, आप तो बड़े प्यारे और ईमानदार आदमी है। भाई क्लियर आप कर रहे हैं या कोई ज्यूरी कर रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई इदारा कर रहा है? तो इमरान खान तो यू टर्न लेने वाले एक झूठे खोखले प्राइम मिनिस्टर साबित हो गए। बहुत ही मुझे दुख होता है कि भाई ये कहना कि मैं जी करप्शन से पाक हूं। अब इनकी बहन के केसेस आप देख लीजिए, नवाज शरीफ की तकरीर में बड़ी वैलिड बात है कि इनकी अपनी प्रॉपर्टीज को देख लीजिए, बनी गाला की हो और जो जमान पार की इन्होंने इनहेरिटेड की हुई है, वो क्या इनका जो टैक्स फाइल हुआ है, अभी बताते हैं नवाज शरीफ अपनी तकरीर में 2 लाख कुछ हजार डॉलर का, रुपयों का माफी चाहते हैं, उससे क्या वाकई करोड़ों रुपए के जो एक्सपेंडिचर हैं इन बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज के पूरे हो सकते हैं? अच्छा चलिए, जाती तौर पर तो ये दूध के धुले हुए सुपर हीरो हैं ही इनके मुताबिक। जो इनके इर्द गिर्द के लोग हैं, चीनी का स्कैंडल आपके सामने है, कौन सा स्कैंडल इनके इर्द गिर्द लोगों ने नहीं किया? फिर ये किस मुंह से ऐसी बातें करते? देखिए, मैं करप्शन की जब बातें होती हैं, नवाज शरीफ ने तकरीर में कहा कि ये करप्शन सिर्फ यही नहीं होती रुपयों की, ठीक है, ये भी करप्शन होती है, इसके अलावा सबसे बड़ी करप्शन इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की होती है, झूठ बोलने की करप्शन होती है। कि आप ये अपने तौर पर ये साबित कर दें कि हम बड़े दूध के धुले हुए हैं, लेकिन आप सुबह शाम जो कह रहे हैं उससे उल्ट कर रहे हैं। ये करप्शन नहीं तो क्या है? इंटेलेक्चुअल करप्शन तो दुनिया की सबसे बड़ी करप्शन होती है। आप वो कर रहे हैं, वो आपको आइडिया नहीं है। जापान जैसे, इवन हमारे कनाडा में करप्शन के इंसिडेंट्स होते हैं, अमेरिका में आए दिन सामने आते हैं, यूरोप में, इटली में, सब में कहीं ना कहीं वाकयात होती हैं, मगर निज़ाम चलते रहते हैं। बोर्ड बैठते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, जो करप्ट लीडर उन पर ज़्यादा सख्त इल्ज़ाम हो तो फिर वो रिज़ाइन कर जाते हैं फॉर द टाइम बीइंग। नेतन्याहू साहब कई बार रिज़ाइन किए, आज फिर प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, फिर उन पे कई कई चार्जेस चल रहे हैं। तो लेकिन कम से कम कोई पैरेलल चीज़ें चल रही होती हैं। पाकिस्तान में तो ये सिर्फ कहने की हद तक है, और इमरान खान भी कहने की हद तक अपने जो पेशरो प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे हैं उनसे भी 10 हाथ आगे है झूठ बोलने में। और इन जस्ट 2 इयर्स में लोगों को इस शख्स के दोगलेपन का, इस शख्स के खालियुल दिमाग होने का, इस शख्स की करप्ट मेंटेलिटी का, इस शख्स की यू टर्न लेने की पॉलिसी का लोगों को जस्ट इन 2 इयर्स अंदाजा हो गया। नवाज शरीफ पर तो कंटिन्यूसली एलिगेशन कई साल लगे हैं ना, इन पे तो अब 2 साल में ये खुल गए हैं।
जैसे सर अभी थोड़े दिन पहले आपको पता है कि लाहौर मोटरवे पे एक इंसिडेंट हुआ था, रेप केस हुआ था। तो उसपे इमरान खान साहब ने कहा कि जी मुल्क में फहाशी बहुत फैल रही है, इस वजह से इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। तो उसपे एक साहब मुझसे बात कर रहे थे, कह रहे थे ये इमरान खान किस तरह से कह सकते हैं जिनकी अपनी खुद की एक इलीगल बेटी मौजूद है जो सारी दुनिया ने देखी है और इनका पास्ट भी सबको पता है। तो सर ये इतने ज्यादा मतलब डबल स्टैंडर्ड्स क्यों होते हैं? हमारे जो वजीर आते हैं, हमारे जो पार्लियामेंटेरियन आते हैं, इनकी एकदम दोगली पॉलिसी होती है। अगर आप इनको वैसे देखें तो कुछ और बोल रहे होंगे, टीवी के सामने कुछ और बोल रहे होंगे, इनका पास्ट कुछ और होगा, इनका प्रेजेंट कुछ और होगा। इतना ज्यादा कि और वो छुप भी नहीं सकता। प्रॉब्लम ये है कि वो इंटरनेट की वजह से, जिसपे ये बड़ी कोशिशें कर रहे हैं पाबंदियां लगाने की, उस वजह से छुपाया नहीं जा सकता। देखिए, ये मुकम्मल तौर पर झूठे आदमी है, जाली आदमी है इमरान खान। और जो आपने उनकी बेटी का जिक्र किया, दुख होता है कि आदमी इस हद तक नीचे गंद में उतर सकता है कि अपनी बेटी को भी तस्लीम ना करें। क्योंकि वेस्ट में तो आउट ऑफ वेडलॉक की औलाद बिल्कुल जायज़ होती है, कोई इशू नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप ऑन करें। ये ऐसा कमीना शख्स है, मुझे दुख से ये कहना पड़ रहा है। आप ये बात कर रही हैं, मैं क्यों, तो इसको ये इखलाकी जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर आपने ये वाशी वाशी की बातें करते, इस तरह की बातें करता है। आपने इसके पास की बात की, चलिए वो खुद भी कहता है जी अब मैं बड़ा मोमन हो गया हूँ, ये हो गया। अभी भी जब ये मोमन हुआ है तो मैं क्या बात करूँ। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि लोगों की बीवियां भगा के ये शादी करने वाला शख्स है, ठीक। और फिर उसके बाद ये इस पे वो जो था ना, उर्दू का एक मुहावरा कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये वो गबड़ बिल्ला है। मैं ये कहूँगा कि पता नहीं इसने कितने कितने हजार चूहे खाए हुए हैं और ये अब तस्बीहां फेरता हुआ हज को चला है। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये फिर ये हज के दौरान भी ये कुछ इस तरह का बागड़ बिल्ला है कि ये फिर कोई चूहे खा जाए तो पता नहीं चलेगा। ये मतलब क्या ये बातें करता है, किस कल्चर से ये उठा हुआ है, और उस कल्चर की जो मुनाफकतें हैं उसको अपने ऊपर ये जस्टिफाई करता है। गॉड से ग्रो अप। ये आदमी ग्रो अप नहीं हो सकता। मेरे जो उम्र में बड़ा है, मैंने कुछ अरसा इनके साथ 1-on-1 काम भी किया हुआ है। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि लेकिन सर इनकी सारी पार्टी ही इस तरह की। अभी देखिए जैसे हम लोग एफएटीएफ में फंसे हुए हैं, और किस वजह से फंसे हुए सबको पता है। उसके बाद इनके जो मिनिस्टर हैं पंजाब के, फयाजुल हसन चौहान, वो गन रख कर पीछे और स्टेटमेंट लगा रहे हैं अपनी। वो भी उनकी बहुत वायरल हुई थी ट्विटर वगैरह पे, कि पाकिस्तान के फ्लैग के साथ जो थी वो गन रख के बैठे हुए थे। क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम तो हथियार, हर जगह हथियार लेके घूमते हैं। और ज्यादा फंसने वाली बात है ना, तो पहले ही एफएटीएफ में से निकलते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन उस चीज को और खराब करने वाली बात है। ये क्यों इस चीज को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? लेकिन कंट्रोल कैसे पाएंगे, कर पाएंगे जब माइंड सेट ही यही है। हाँ। जब जब आपके अंदर खबासतें ही इस तरह की भरी हुई हैं तो आप कितनी की एक्टिंग कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, एक ज़माना होता था कि ये इनकी एक्टिंग चल जाती थी, घर में होते थे, सोशल मीडिया नहीं होता था। अब सोशल मीडिया आपको 1 मिनट में एक्सपोज कर देता है। और इंटरेस्टिंग बात ये इतने जाहिल और नालायक हैं, ये सोशल मीडिया पे खुद आके अपनी इस तरह की तस्वीरें, अपने इस तरह के वीडियो क्लिप्स, अपनी इस तरह की स्टेटमेंट्स लगाते हैं, जिससे मतलब पूरी दुनिया को पता चलता है कि ये इनके मिनिस्टर्स, इनका प्राइम मिनिस्टर, इनकी एस्टैब्लिशमेंट के लोग किस कदर जाहिल हैं और उनके दिमागों में क्या खबासत भरी हुई है। दुनिया के बारे में इनके दिलो दिमाग में क्या नफरत भरी हुई है, ये खुद ही दिखा रहे होते हैं दुनिया को। तो कंट्रोल तो वो करता है ना आदमी जिसको थोड़ा सा एहसास हो कि ये गलत है। जैसे सर हमारे यहाँ सर वो मौलाना साहब जो है, वो तारिक जमील साहब, वो कहते हैं कि जी को एजुकेशन की वजह से माहौल खराब हुआ है। तो सबने कहा भाई फिर मदरसों में ऐसा क्यों होता है, मस्जिदों में ऐसा क्यों हो रहा है, वहां कौन सी को एजुकेशन है? इसी तरह से अंसर अब्बासी जो जर्नलिस्ट हैं, वो अलग, उन्होंने अलग तमाशा लगाया हुआ है 2 दिन से। वो भी आपने देखा होगा कि वो पीटीवी पे एक एक्सरसाइज कर रही लड़की, तो उसके ऊपर उन्हें एतराज है। उरिया मकबूल जान, उनको तो सब उरिया मकबूल जान बोलते हैं यहाँ पे। तो वो ये किस किस्म के लोग हैं जो मतलब हमारे सोसाइटी में बैठे हुए हैं, जो किसी को सांस नहीं लेने देते? देखिए, मुनाफकत से भरा हुआ माशरा है। मुनाफकत भी एक ज़रा बेहतर वर्ड है। मुनाफिक वो होता है जिसको रियलाइजेशन हो कि ये गलत है, उसके बेहतर होने के चांस होते हैं। ये मुनाफिक भी नहीं है,
ये जाहिल और थर्ड क्लास मेंटालिटी के लोग हैं। चूंकि यहाँ पे मैंने पीछे कहा था कभी हम मुनाफिकत पे बात करेंगे, वो लंबा शो अलग होगा। मुनाफिक की डेफिनेशन जरा ज़हन में रखिए, वो शख्स जिसको पता है कि ये गलत है और वो गलत कर रहा है, तो उसके तो बेहतर होने के चांस हुए ना। फिर ये मुनाफिक भी नहीं है, ये इतने के जाहिल, सैवेज और गंदे जहनों के लोग हैं, इतने एक बड़े मुफाद परस्त हैं, इनके यहाँ रियलाइजेशन ही कोई नहीं। वो जो इंसानों का और जानवरों का एक फ़र्क होता है ना, कि इंसान में एक रियलाइजेशन होती है, एक ज़मीर नाम की चीज़ होती है, गलतियाँ होती हैं, आप सब इंसानों से होती है, आप रियलाइज़ कर रहे होते हैं कि यार ये गलत है, ठीक है। आप ना उसका मदावा कर सकें वो अलग बात है, इनमें रियलाइजेशन ही नहीं है। ये इस कबील के लोग हैं। मैं क्या कहूँ, जानवर कहना चाह रहा था, क्योंकि डेफिनेशन है ना, जानवर बेचारे तो वैसे ही मासूम होते जानवर हैं। भी ऐसे नहीं होते, जानवर इनसे बेहतर होते हैं। बेहतर होते हैं, ठीक कह रही हैं आप। मेरे पास पेट है, आई सल्यूट देम, जानवर व्हाट भी ऐसे नहीं वंडरफुल होते तो क्रीचर्स आते हैं। बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया, आपका इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू। तमाम अच्छी